सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की आरोह पुस्तक के दूसरे अध्याय जिसका नाम है पतंग और जिसके कवि हैं आलोक धनवा। पतंग इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। आलोक धनवा, जन्म सन 1948 ईस्वी, मुंगेर, बिहार। प्रमुख रचनाएं: पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है। प्रमुख सम्मान: राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। थोक के भाव कहने का मतलब है बच्चों कि बहुत ज़्यादा लेखन कार्य नहीं किया। सन 72 से लेकर लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों और प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं। पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो बच्चों, इस कविता में बच्चों के बारे में, यानी बच्चे पतंग उड़ाने की उनकी जो एक कला है और उनका जो शौक है, उनका जो खेल है, उसका चित्रण किया गया है। कवि हमें उन बच्चों के बाल सुलभ मन की जो कोमल भावनाएं हैं उनका चित्रण कर रहा है हमारे सामने। बहुत ही सुंदर चित्रण है। पतंग सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। कि सबसे तेज बौछारे कि वर्षा ऋतु यानी सावन का महीना समाप्त हो गया। सावन और भादो का महीना समाप्त हो गया है। सवेरा हुआ कि जैसे वर्षा होने के कारण क्या हो गया, आसमान बिल्कुल साफ हो गया और एकदम चमकीला हो गया वातावरण। तो सवेरा हुआ, प्रातः काल हुआ है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा कि आकाश इतना साफ हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे खरगोश की लाल लाल आंखें जैसे होती हैं। तो सफेद सफेद जो खरगोश की आंखें हैं अंदर से एकदम बिल्कुल सफेद, उन चमकती हुई आंखों के जैसा जो है सवेरा प्रातः काल दिखाई दे रहा है। बड़ा ही सुंदर प्रातः काल के लिए जो है कवि ने बड़ा ही सुंदर जो है उपमान कहें इसको हम, उसका चयन किया है कि कितना सुंदर तुलना किसे कर दी है, प्रातःकाल की खरगोश की आंखों से, कि जैसे सफेद खरगोश की आंखें होती है
वैसा ही सफेद चमकीला आसमान दिखाई दे रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और सावन भादो का महीना बीत गया है। अब कौन सी ऋतु आई? शरद ऋतु। शरद ऋतु जो पुलों को पार करते हुए, पुलों को पार कहने का मतलब है कि अब विभिन्न ऋतुओं को पार करते हुए शरद ऋतु आ गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। क्या? किस पर? कि अपनी चमकीली साइकिल, यानी कि शरद ऋतु आई है, आसमान साफ है, चमक रहा है, ठंडा मौसम हो गया है। तो जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी नई नई साइकिल, चमकती हुई साइकिल को जैसे दौड़ाता है तो वो ही चमकती रहती है, वैसे ही शरद ऋतु में आसमान साफ होने के कारण जो है वो ऋतु, मौसम साफ होने के कारण चमक, वातावरण में चमकीलापन पैदा हो गया है। घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कि साइकिल पर बच्चे घूम रहे हैं, जैसे नई साइकिल को अपनी दिखाते हुए कोई बच्चा उसकी जोर जोर से घंटी बजाता है और चमकीले इशारों से और एक दूसरे को इकट्ठा कर रहा है, वैसे ही शरद ऋतु आ गई है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कि बच्चों के पास नई नई साइकिल है और उस साइकिल की घंटी जोर जोर से बजा रहा है और अपनी मित्र मंडली को इकट्ठा कर रहा है, बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बच्चों के झुंड को, समूह को एकत्र कर रहा है और अपने इशारों से, चमकीले इशारे यानी वातावरण भी उन्हें इशारा कर रहा है कि देखो आसमान बिल्कुल साफ है, एकदम मुलायम आकाश है और तुम इतनी पतंग ऊपर ले जा सकते हो कि वो तुम्हें दिखाई भी ना दे। कि वातावरण भी इशारा कर रहा है और बच्चे झुंड बनाकर दौड़ते इकट्ठे हो रहे हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। कि बच्चे पतंग उड़ाने के लिए दुनिया की सबसे हल्की, कि हल्का और रंगीन पतंग इतनी हल्की होती है कि वो आकाश में दूर तक उड़ जाती है। तो उसी के लिए कवि कह रहा है कि आसमान इतना साफ है, मौसम इतना सुंदर है कि सबसे हल्की और रंगीन चीज को वो उड़ा सकें और दुनिया का सबसे पतला कागज यानी कि पतंग वो उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कि वातावरण इतना साफ है कि बच्चे एक दूसरे को इकट्ठा कर रहे हैं कि चलो पतंग उड़ाते हैं और बांस की पतली कमानी पर, कमानी को उड़ाने के लिए एकजुट हो गए हैं। और सीटियों, किलकारियों की दुनिया, कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो जोर जोर से सीटियां बजाते हैं, चीखें मारते हैं, किलकारियां मारते हैं और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, ऐसे लगता है कि जैसे तितलियों की कोई बड़ी सुंदर दुनिया हो और वो रंग बिरंगे, आकाश में रंग बिरंगे पतंग उड़ते हुए ऐसे लग रहे हैं कि अलग अलग रंगों की सुंदर सुंदर तितलियां उड़ रही हों। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसे लगता है कि वो कपास, कपास होती है रुई, कि जैसे अपने पैरों के साथ ही, जैसे रुई हल्की होती है और हवा के एक झोंके से उड़ जाती है, वैसे ही वो बच्चे भी उछल कूद करते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे वो कपास हो। और ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी घूम कर जो है उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, ऐसे लगता है कि पृथ्वी घूमकर उनके पैरों के नीचे आ रही है कि कहीं वो गिर ना पड़े। और वे जब वे बेसुध यानी बिना किसी, जब वे दौड़ते हैं बेसुध यानी बिना किसी होश आवास के जब वे दौड़ते हैं छतों को, ये छत भी उन्हें ऐसे लगती है जैसे कोई मुलायम गद्दा हो। क्यों? क्योंकि बच्चे तो पतंग उड़ाने में व्यस्त हैं, उन्हें एक होश ही नहीं है कि वो छत पर कूद रहे हैं, दीवारों से कूद रहे हैं या किसी नरम मुलायम गद्दे पर चल रहे हैं। उनके लिए तो सारा वातावरण क्या हो गया है? एक समान हो गया है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं,
जब दिशाओं को मृदंग, और ऐसे लगता है जैसे दिशा क्या बन गई है उनके सामने, एक ढोलक बन गई है। और जैसे व्यक्ति ढोलक पर थाप दे देता है, और वैसे ही वो भी पेंग भरते यानी उछलते कूदते हुए, ऐसे लगता है जैसे चारों दिशाओं को उन्होंने ढोलक बना लिया हो। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, कि जैसे कोई लचीली डाली हो, जैसे उसको नीचा करें तो वो एकदम ऊपर की ओर चली जाती है, तो वैसे ही वो बच्चे भी उस डाली की भांति पेंग भरते यानी कूदते हुए, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते, एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे अपने पैरों से दिशाओं को वो ढोलक की तरह बजा रहे हों। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। छतों के खतरनाक, और जब वे दौड़ते हुए भागते हैं और छतों के किनारे पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे उनके शरीर का जो रोमांच है, यानी जो उनके मन में पतंग उड़ाने का उत्साह है, वही उन्हें गिरने से बचा रहा है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। ऐसे लगता है कि जैसे पतंग जितनी ऊंची जा रही है, तो वो उड़ती हुई पतंग ही जो है उस धागे के सहारे, वो पतंग नहीं खड़ी है, बल्कि आसमान में वो बच्चे खड़े हो गए हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ऐसे लगता है कि पतंगों के सहारे पतंग नहीं उड़ रही है, बल्कि वो अपने रंध्र यानी अपनी इंद्रियों के साथ साथ वो भी आकाश में उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के किनारों से, खतरनाक किनारों से, और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और यदि वे भूल से छत के खतरनाक किनारे से गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं, उन्हें चोट नहीं लगती, तो वो और भी निडर हो जाते हैं और सुनहरे सूरज के सामने पतंग उड़ाकर यानी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं कि अब देखो हमें कोई गिरा, हम डरने वाले नहीं हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और फिर यूं लगता है कि पृथ्वी ही बेचैन हो गई है और घूमकर उनके पैरों के नीचे आकर उन्हें सहारा दे रही है। तो बच्चों, जैसे छोटे बच्चे पतंग उड़ाते समय ध्यान भी नहीं देते कि छत के किनारे पर खड़े हैं या कहाँ खड़े हैं, बस उन्हें तो उस पतंग को उड़ाने में ही आनंद आता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें एक बाल सुलभ मन की जो कोमल भावनाएं हैं, उसके मन के में जो रोमांच है, उत्साह है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। धन्यवाद।